हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत की स्थापना। इससे पहले हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने गोरखाओं के शासन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, टिहरी रियासत की स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, टिहरी रियासत की स्थापना 1815। इस समय अंग्रेजों ने भी भारत के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। गोरखाओं ने अपने अपने क्षेत्रों को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचा और वे बार बार अंग्रेजों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लग गए थे, जिसके कारण गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच भी युद्ध होने लग गए थे। परमार वंश के राजा प्रद्युम्न शाह, जिनको गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करते हुए खुड़बड़ा के युद्ध में मार गिराया था, उनके पुत्र सुदर्शन शाह उसके बाद अंग्रेजों के क्षेत्रों में चले गए थे। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्धों को देखते हुए सुदर्शन शाह ने भी वापस गढ़वाल पर सत्ता स्थापित करने और अपने पिता प्रद्युम्न शाह की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह भी अंग्रेजों के साथ मिल गए और साथ ही साथ अंग्रेजों से उनके राज्य को वापस जीतने की मदद भी मांगी। अब बात करते हैं संगोली की संधि। अंग्रेजों ने गोरखाओं को 1815 में पराजित किया और परिणाम स्वरूप चंपारण बिहार में 2 दिसंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच संगोली की संधि होती है। यह संधि राजगुरु गजराज मिश्रा व उनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय नेपाल की तरफ से और ब्रैंड शाह अंग्रेजों की तरफ से के बीच हुई। नेपाल सरकार इस संधि को पूर्णतः स्वीकार नहीं करती है, इसलिए 28 फरवरी 1816 में ऑक्टर लोनी ने अंग्रेजों की तरफ से नेपाल के काठमांडू से निकट ही मकवानपुर पर भयंकर आक्रमण कर दिया और इसमें 800 के करीब गोरखा सैनिक मारे जाते हैं। अंग्रेजों ने इस भयंकर आक्रमण के बाद नेपाल सरकार इस संधि को पूर्णतः स्वीकार कर लेती है और 4 मार्च 1816 को इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है और लागू भी कर लिया जाता है। संगोली की संधि के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। पहला जो बिंदु था इनका, नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्रों को गोरखाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से हटाना होगा। दूसरा था, काठमांडू नेपाल में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त होगा जिसका खर्च नेपाल सरकार ही उठाएगी। तीसरा, ब्रिटिश सेना के अंतर्गत गोरखाओं को भर्ती होना होगा। चौथा, पूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों से गोरखाओं को अपना अधिकार हटा के यहां से जाना होगा। पांचवा, नेपाल और उत्तराखंड के बीच काली नदी की सीमा रेखा माना गया। जो काली नदी है उसको सीमा रेखा माना गया और नदी के बाएं तरह गढ़वाल व कुमाऊं और नदी के दाएं तरफ नेपाल का निर्धारण किया गया। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं को हटा दिया, जिसमें सुदर्शन शाह ने भी वापस गढ़वाल पर सत्ता स्थापित करने और अपने पिता प्रद्युम्न शाह की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। जैसा कि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस जीतने की मदद मांगी थी, तब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से उनका राज्य वापस देने के लिए 7 लाख रुपए की मांग की थी। अंग्रेजों का यह कहना था कि उनके भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं और उनको काफी हानि भी पहुंची है। सुदर्शन शाह यह राशि अंग्रेजों को नहीं दे पाते हैं, जिस कारण अंग्रेज सुदर्शन शाह को कुछ ही भाग राज करने के लिए देते हैं, जिसमें टिहरी का क्षेत्र, थोड़ा उत्तरकाशी का क्षेत्र और थोड़ा देहरादून का क्षेत्र था। अब परमार वंश की राजधानी जो श्रीनगर हुआ करती थी वह अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इसलिए फिर सुदर्शन शाह 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बना लेते हैं और इस दिन को टिहरी राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और तब से ही टिहरी रियासत का दौर शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं टिहरी रियासत के परमार राजा। अब टिहरी रियासत में कौन कौन से परमार राजा थे? सबसे पहले सुदर्शन शाह 1815 से लेकर 1859 तक। दोस्तों, प्रद्युम्न शाह की
मृत्यु के बाद जो परमार वंश गढ़वाल से समाप्त हो गया था, अब वह अंग्रेजों की मदद से टिहरी क्षेत्र में, क्योंकि बाकी का हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था, वह परमार वंश टिहरी में टिहरी रियासत के राजाओं के रूप में फिर से स्थापित हो जाता है। सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें शासक और टिहरी रियासत के पहले शासक बनते हैं। 1815 में इनके समय में गढ़वाल का विभाजन हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक हिस्सा अपने पास और एक हिस्सा सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत के रूप में दिया था। 1823 में सुदर्शन शाह ने टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में एक राज दरबार भी बनवाया था, जिसे पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। टिहरी की प्रजा के द्वारा सुदर्शन शाह को बोलंदा बदरीस नाम से पुकारा जाता था। अब आते हैं भवानी शाह 1859 से लेकर 1871। यह टिहरी रियासत का दूसरा शासक था और सुदर्शन शाह का बड़ा पुत्र था। इसके काल में 1861 में ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रेमजे ने 12 आना बीसी नामक भूमि व्यवस्था लागू की थी। अब आते हैं प्रताप शाह 1871 से लेकर 1886। यह टिहरी रियासत का तीसरा शासक था। इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया और ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे। 1883 में इनके द्वारा एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई, जो कक्षा 8 तक का था। इन्होंने टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी और ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे। इन्होंने इसका नाम प्रताप प्रिंटिंग प्रेस रखा था। 1862 में इनके द्वारा एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की शुरुआत देवप्रयाग में की गई। 1877 में इन्होंने प्रताप नगर नामक शहर की स्थापना की थी। इनके काल में 1883 में टिहरी में प्रथम अस्पताल की स्थापना भी हुई थी। अब आते हैं कीर्ति शाह 1886 से लेकर 1913 तक। यह टिहरी रियासत का चौथा शासक था। 1892 तक रानी गुलेरिया कुंदन देवी ने कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में टिहरी रियासत का राजपाट संभाला था। रानी गुलेरिया ने टिहरी में स्थित बहुत से मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जैसे रंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा माता आदि मंदिर। 1892 में रानी गुलेरिया ने संन्यास लेकर सारा राज्यभार कीर्ति शाह को दे दिया था। कीर्ति शाह को जनता का प्रिय शासक और इस वंश का सबसे योग्य शासकों में माना जाता है। कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल की शुरुआत की थी। अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह के लिए बहुत सी सम्मानजनक बातें कही गई, जैसे 1907 में कैंपवेल के द्वारा कीर्ति शाह के लिए यह कहा गया कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में नहीं पाया। 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा कीर्ति शाह के लिए यह कहा गया कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 1898 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सर व कंपोनिया ऑफ इंडिया नामक उपाधि दी और 1903 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया नामक उपाधि दी। कीर्ति शाह को भक्त दर्शन में राजश्री नामक उपाधि प्रदान की गई है। 1900 में कीर्ति शाह ने इंग्लैंड की यात्रा भी की थी और वहां उनके सम्मान में उनके लिए 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। कीर्ति शाह ने टिहरी में बहुत से निर्माण भी करवाए, जो इस प्रकार हैं। 1891 में टिहरी प्रताप स्कूल की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई। कैंपवेल बोर्डिंग हाउस और हिविट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1907 और 1909 में क्रमशः की गई। नगर पालिका की स्थापना टिहरी में की गई। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना टिहरी में की गई। 1897 में टिहरी में नए राजभवन का निर्माण किया गया। कुष्ठ आश्रम की स्थापना उत्तरकाशी में की गई। कीर्तिनगर नामक शहर की स्थापना की गई और यह स्थापना 1894 में की गई। 1898 में टिहरी में एक घंटाघर की स्थापना महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में की गई थी।
टिहरी की प्रजा को प्रथम बिजली की सुविधाएं इनके काल में ही प्राप्त होती हैं। 1902 में इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन टिहरी में करवाया था। टिहरी रियासत में गढ़वाल दरबार गजट कीर्तिशाह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी में आए थे, जिसके बाद उनको कीर्तिशाह ने एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए जापान भेजा था। इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। अब आते हैं नरेंद्र शाह 1913 से लेकर 1946। यह टिहरी रियासत का 5वां शासक था। यह 15 वर्ष की अल्पायु में राजा बने, इसलिए राजमाता नेपोलियन को इनकी संरक्षिका बनाकर टिहरी रियासत का राजपाट संभालना पड़ा। 1919 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में पंचायतों की स्थापना की थी। 1920 में नरेंद्र शाह ने छात्रवृत्ति निधि की और इसके साथ कृषि बैंक की भी स्थापना की। इन्होंने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और 1921 में देवलगढ़ की यात्रा भी की। इनके शासनकाल में टिहरी में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके साथ इन्होंने नरेंद्र नगर नामक शहर की स्थापना की। नरेंद्र शाह के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की गई और इसके साथ राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। 1923 में एक आधुनिक चिकित्सालय की भी स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। जो नरेंद्र नगर इन्होंने बसाया था, वहां एक राजभवन का भी निर्माण इन्होंने करवाया था और इसके साथ इस शहर को 1925 में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी फैसला लिया था और इसी शहर में इन्होंने टिहरी उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। प्रताप इंटर कॉलेज और कन्या पाठशाला की स्थापना 1940 और 1942 में क्रमशः की थी। इन्होंने डोरी पैमाइश नामक प्रथा भी चलाई थी, जो भूमि व्यवस्था से संबंधित थी और 1918 में न्यायालयों में इन्होंने नरेंद्र हिंदू लॉ का प्रयोग किया था। नरेंद्र शाह को काफी उपाधियां भी दी गई, जो इस प्रकार हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी गई। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें लेफ्टिनेंट व अलंकारी की उपाधि दी गई। इन्होंने अपने काल में सड़कों का खूब प्रसार किया, इसलिए इनको नरेंद्र शाह के समय में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, वे इस प्रकार हैं। रवाई कांड या तिलारी कांड। कुछ आंदोलनकारी यमुना नदी के निकट वन संबंधी मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसको देखते हुए चक्रधर जुयाल जी, जो कि नरेंद्र शाह का दीवान थे, उन्होंने इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी थी। इनको रवाई कांड का तिलारी कांड या तिलारी कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 30 मई 1930 को हुई थी। इस घटना को जलियांवाला बाग और चक्रधर जुयाल को जनरल डायर की संज्ञा दी जाती है। अब बात करें श्रीदेव सुमन की मृत्यु। उत्तराखंड आंदोलनकारी श्रीदेव सुमन की मृत्यु नरेंद्र शाह के काल में 25 जुलाई 1944 को हो जाती है। नरेंद्र शाह ने इन सब अप्रिय घटनाओं की वजह से 1946 में राजगद्दी त्याग दिया और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजगद्दी सौंप दी थी। मानवेंद्र शाह आते हैं अब 1946 से लेकर 1949 तक। यह परमार वंश और टिहरी रियासत के भी अंतिम राजा थे। इनके पिता का नाम नरेंद्र शाह व माता का नाम इंदुमती शाह था। इनके काल में प्रमुख घटनाएं होती हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अगस्त समझौता 19 अगस्त 1946 को। दूसरा है सकलाना विद्रोह 1946 से 1947। कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। 1947 में जब भारत को आजादी प्राप्त हुई, तब टिहरी की प्रजा भी टिहरी में राजशाही को खत्म करके टिहरी का भारत में विलय करने की मांग करने लगे थे। यह मांग इतनी ज्यादा और जोरों शोरों से होने लगी कि मानवेंद्र शाह का
राज चलाना कठिन हो गया था। इसलिए मानवेंद्र शाह ने 15 जनवरी 1949 को प्रजा की मांगों को स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण वे परमार वंश और टिहरी रियासत के अंतिम राजा हो गए। तब टिहरी रियासत का विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ और टिहरी उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में भारत में जोड़ा गया था। मानवेंद्र शाह ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे 1959 से लेकर 2004 तक टिहरी से 8 बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। परमार वंश और टिहरी रियासत की इस अंतिम राजा की 5 जनवरी 2007 को मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब हमने टिहरी रियासत के बारे में जाना, परंतु टिहरी रियासत के साथ साथ अंग्रेज भी उत्तराखंड पर राज कर रहे थे, इसलिए अब हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। अब 1815 में सुदर्शन शाह की मदद की थी अंग्रेजों ने, और गोरखाओं के बार बार अंग्रेजों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की वजह से अंग्रेजों ने गोरखाओं से युद्ध करके उनको उत्तराखंड से बाहर किया था, जिसमें अंग्रेजों ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार करके टिहरी का क्षेत्र सुदर्शन शाह को दे दिया था। इस क्रम में अंग्रेजों ने उत्तराखंड में शासन करने के लिए कई कमिश्नर नियुक्त किए थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले उत्तराखंड में क्या है, ब्रिटिश कमिश्नर। अब पहले क्या होते हैं, ई गार्डनर 1815 से लेकर 16, यह कुमाऊं के पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे। इन्होंने अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया था। इसके साथ अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था को लागू किया था। दूसरे GW ट्रेल 1816 से लेकर 1835, इनको कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर माना जाता है, क्योंकि इनके समय में ही कई व्यवस्थाएं और कार्य किए गए थे। सबसे पहले 1816 में पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा लागू, 1816 में अल्मोड़ा जेल की शुरुआत या स्थापना, 1817 में दून सहारनपुर में शामिल हुआ था, 1819 में पटवारी पद का सृजन हुआ था, 1821 में पौड़ी जेल की शुरुआत की गई थी, 1822 में कुमाऊं क्षेत्र में आबकारी विभाग भी शुरू हुआ था, 1823 में कुमाऊं क्षेत्र का 26 परगनों में विभाजन हुआ था, और 80 साला भूमि बंदोबस्त भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कुमाऊं सीमा का पहली बार निर्धारण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अब है कर्नल गोयन 1836 से लेकर 1838 तक। इन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं जैसे महिला विक्रय, बाल विक्रय, दास प्रथा जैसी चल रही प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और इसको अपराध बताया था। अब लासिंगटन 1839 से लेकर 1847 तक। अब 1839 में कुमाऊं कमिश्नर का गठन मुख्यालय अल्मोड़ा में किया गया था। 5वें नंबर पे है JN बेटन। बेटन ने 1848 से लेकर 1856 इनका कार्यकाल था। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया। इनके समय कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके टाइम पे, बेटन के टाइम को क्या कहा जाता है, कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्ण युग कहकर संबोधित भी किया जाता है। अब हेनरी रैमजे 1856 से लेकर 1854, यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इनके साथ डलहौजी के चचेरे भाई भी थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर, इनके समय को अंग्रेजों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। कुमाऊं के बेताज बादशाह की संज्ञा इनको दी जाती है। राजा रामजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर रहे हैं ये। 1863 में विकेट नामक भूमि बंदोबस्त, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं फिशर 1884 से लेकर 1885। अब आते HG रॉस 1885 से लेकर 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना हुई तब HG रॉस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 1887 में हुई थी, तब भी HG रॉस ही ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। अब आते हैं RE हैम्बलिन 1899 से लेकर 1902। इनके समय की मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। 1899 से लेकर 1900 तक दून में रेल आगमन, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई, 1902 से 3 में नैनीताल जेल की स्थापना की गई। अब आते हैं AMW शेक्सपियर 1903 से लेकर 1905। इनके समय में 1905 में उत्तराखंड में पहले गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। 11 में JM कैंपवेल
1906 से लेकर 1913। इनके समय की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। 1906 देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना ग्लोगी परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ था। 1908 में जोधपुर सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। 1913 में अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना की गई। अब आते हैं GSGLPVN 1939 से लेकर 1941। फिर आते हैं TJC एक्टन 1941 से लेकर 1943। 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे ये। अब आते हैं WW फिनले 1943 से लेकर 1947। फिर आते हैं KL मेहता 1947 से लेकर 1948। उसके बाद आते हैं 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं के प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे? KL मेहता। कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे कमिश्नर। अब हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के बारे में जाना। अब हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, परंतु उत्तराखंड का अपना कोई नाम नहीं था। वह उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आता था और पूर्ण उत्तर प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नए वीडियो में हम क्या करेंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।